Hello, good morning everyone. As you know that I am Rajesh and today I am coming with a very interesting topic. The same chapter as we going to continue for last 1 week. That is the Delhi Sultan from History chapter 3rd. हम चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हम पिछले हफ्ते से इस वीडियो को देखे जा रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज पुनः हम एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, मजेदार टॉपिक के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। टुडे डियर स्टूडेंट, इफ यू रिमेंबर इन माय लास्ट वीडियो we discuss about how the Delhi become an important center. Actually, Delhi, once again I memorize it. Delhi get the importance under the Tomara Rajput, that is the native rulers. After that, Prithviraj Chauhan ruled over the Delhi, and in 1192, when second battle of Panipat happened and defeated Muhammad Ghori to Prithviraj Chauhan and establish here the Mamluk dynasty or Slav dynasty. So in this period, Delhi become an important center. It's also become a commercial hub. Jaina merchants also make the temples and many other things. So in this video we discuss how, actually you know that even Delhi Sultan came to India, they form a garrison town under the Delhi. Delhi is a garrison town. अब what is the garrison town? क्या है ये? देखो, हम तुम्हारा राजपूत से पढ़ रहे हैं कि कैसे दिल्ली एक महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में डेवलप होती है। पृथ्वीराज चौहान रूल करते हैं, फिर मोहम्मद गौरी आता है, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में जो लड़ी जाती है उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी यहाँ पे मामलुक डायनेस्टी, जिसको स्लैब डायनेस्टी कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक इसको कंसोलिडेट करता है और दिल्ली एक इंपॉर्टेंट सेंटर रूप में आती है। ओके, हम इसमें देखेंगे कि एक्चुअली दिल्ली वाज अ गैरिसन टाउन। सो व्हाट इज द गैरिसन टाउन? पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि गैरिसन टाउन है क्या। जो आज का टॉपिक हमारा है, today's our topic is from garrison town to empire. From say garrison town to empire, कि एक garrison town से हम बहुत बड़े साम्राज्य की कल्पना कर रहे हैं, साम्राज्य देख रहे हैं कि कैसे इमर्ज होता है। ओके, सो हियर 2 or 3 new words. One is the hinterland, other is the garrison town. Okay, so now we need to understand what is the garrison town. If you understand it well, the whole concept easily you can understand. अगर आप garrison town जान जाते हो, सारी चीजें बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। ओके, सो हम चलते हैं व्हाट इज garrison town। जैसा मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे यहाँ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन भी फॉर्म किए कि व्हाट इज द garrison town। garrison town क्या था? सो एक्चुअली प्लीज है, मैं इसको वर्ड बनाता हूँ। सॉरी, what was garrison town? Not is। अब ये कॉन्सेप्ट garrison town का हमारे पास नहीं है। garrison town है लेकिन अब वो ऑफिशियल उसके नेम अलग है, रेजिमेंट नेम दे सकते हो जहाँ पे सैनिक रहते हैं। आज हम देखेंगे what was garrison town। garrison town क्या था? So an area which was highly fortified, वो एरिया जो हाईली फोर्टिफाइड, पूरी तरीके से फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? किलेबंदी करना, है ना। आप अपने घर पे रहते हो, देखो आप अपने एरिया को क्या करते हो, बरामदे से वॉल लगा लेते हो। तो एक्चुअली क्यों करते हो? ताकि कोई आउटसाइडर वगैरह आपके परमिशन के अंदर ना आ पाए। बहुत सारी चीजों से रक्षा कर पाते हैं। कोई इंसेक्ट नहीं आ सकता है, कोई आउटसाइडर एनिमल नहीं आ सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम उसको क्यों कर रहे हैं, फोर्टिफाइड क्यों कर रहे हैं? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये एरिया होता है which was highly fortified and soldiers used to live there, और इसी प्रोटेक्टेड एरिया में सोल्जर रहते थे। सिर्फ सोल्जर नहीं रहते थे, बल्कि जो दिल्ली सुल्तान हैं वे भी अपनी फैमिली के साथ वहां रहते हैं।
ये गैरिसन टाउन, इसको ऐसे मान सकते हो कि सपोज कर लो कि एक दिल्ली के अंदर एक जो है एरिया को जो है फोर्टिफिकेट कर दिया गया। अब इसी फोर्टिफिकेट एरिया में उनके साथ लोग रहते हैं। दिल्ली सुल्तान भी एक किले में अपने रह जाता है, इनके सोल्जर भी इसके प्रोटेक्शन के लिए इसी एरिया में है, कुछ ट्रेड हो रहा है वहां पे लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि इनका एक स्पेसिफाइड एरिया होता है जो पूरी तरीके से फोर्टिफिकेट, दैट इज नोन एज द गैरिसन टाउन। तो अब इस गैरिसन टाउन छोटे से एरिया से एक बड़ा एम्पायर कैसे फॉर्म होता है, ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। ओके, सो इनिशियली the control of Delhi Sultanate was mainly restricted to Garrison town. No major control the hinterlands. New word है hinterlands, इसको भी जान लेंगे। Initially प्रारंभ में the control of Delhi Sultan, जो दिल्ली सुल्तान का प्रारंभ में जो कंट्रोल है, जो उनका अधिकार क्षेत्र है, वो यही गैरिसन टाउन था, क्योंकि एक कह सकते हो कि लिमिटेड एरिया है, एक स्पेसिफाइड एरिया है, और उनका कोई दूसरा आप मेनली बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं रह जाता है फ्रॉम द हिंटरलैंड से। अब हिंटरलैंड क्या है, तो हिंटरलैंड आप कह सकते हो कि ये जो एडजेसेंट एरिया है, ये गैरिसन टाउन के एडजेसेंट एरिया है। एडजेसेंट एरिया का मतलब क्या समझते हो, इसके आसपास जो एरिया है, क्षेत्र है, इन्हें हम कह देते हैं हिंटरलैंड। अब देखो होता क्या है कि जब दिल्ली सुल्तान आते हैं तो चलो उन्होंने एक गैरिसन टाउन दिल्ली में बनाया, एक गैरिसन टाउन उन्होंने बंगाल में बना लिया, एक एरिया फोर्टिफिकेट कर ली, है ना। मंगोल इन्वेजन को रोकने के लिए एक उन्होंने सिंध में बना लिया। ओके, अब उनका कंट्रोल कहाँ है, इस गैरिसन टाउन में है। ठीक है, सुल्तान एक ही जगह रहेगा, तो इसके लोकल गवर्नर्स हैं या लोकल रूलर्स हैं जो अंडर कंट्रोल है दिल्ली सुल्तान के, वो होते हैं। लेकिन अब इनमें कैसे जाएंगे, इनके बीच का जो एरिया है, इनमें कोई उसका कंट्रोल नहीं है, लेकिन जरूरत तो पड़ेगी। अब सारे एक जगह सारे एरिया में अगर हम स्पेसिफाइड हो जाएंगे तो सारी जरूरतें तो पूरी नहीं होंगी। ट्रेड करनी है, व्यापार करना है, गुड्स लेना है ना, और दूसरे लोगों को देखना है, और साथ ही साथ कुछ डर भी होता है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये इसको कंसोलिडेट करते हैं। क्योंकि जो एरिया है, सपोज कर लो कि दो गैरिसन टाउन है और दो गैरिसन टाउन के बीच का एरिया, बीच की जगह या जो एडजेसेंट एरिया है, इसी को हम कहते हैं हिंटरलैंड। और इन पे दिल्ली सुल्तान का इनिशियली प्रारंभ में इस पे कंट्रोल नहीं होता है, ये अंडर कंट्रोल है सिर्फ और सिर्फ अपने गैरिसन टाउन पे। अब ये गैरिसन टाउन सिर्फ दिल्ली में नहीं है, अन्य जगह भी हो सकता है। ओके, क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा होगा। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। दिल्ली सुल्तान were depend upon trade, tribute and plunder for supply. सेम वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। दिल्ली सुल्तान would depend on trade. It's impossible to fulfill all the requirement only in a specified area. They must need to coordination or independent on the hinterland area. So how initially Delhi Sultan fulfilled their requirement? So this is point tell you how they fulfill their requirement. ये अपनी आवश्यकताएं कैसे पूरी करते हैं। So Delhi Sultan actually initially प्रारंभ में बात कर रहे हैं। अभी हम इसका एक्सपेंशन देख रहे हैं कि कैसे एम्पायर बनेगा, ये धीरे-धीरे गैरिसन टाउन एम्पायर में कैसे चेंज हो रहा है, इसी चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। दिल्ली सुल्तान पे डिपेंड अपॉन ट्रेड। अब अन्य जरूरतों के लिए बहुत सारे गुड्स हैं, आप ले सकते हो कि उनके लिए ग्रेन्स हैं, उनके लिए अटेंसिल्स हैं, उनके लिए क्लॉथेस हैं, बहुत सारे एडिबल पार्ट्स हैं या नॉन एडिबल पार्ट्स हैं, वो डिपेंड है अपने हिंटरलैंड से ट्रेड पे, व्यापार पे, कभी कभी व्यापार करते हैं। दूसरा क्या है, ट्रिब्यूट। ये ट्रिब्यूट क्लास 6 में भी आपने पढ़ा होगा। ट्रिब्यूट होता क्या था कि सपोज कर लो कि कोई रूलर है, सुल्तान है, बहुत पावरफुल है, और उसका एडजेसेंट रूलर है, वो उससे डरा हुआ है, घबराया हुआ है कि हमसे नाराज ना हो जाए। आदमी में ऐसा करते हैं ना, करते हैं कि लोगों को देखते हैं तो जरूरत है तो बड़ा है तो नहीं कहेंगे तो चलो भाई बड़े है
बड़े नाराज हो जाए, उसको कुछ अच्छा गिफ्ट दे दें। ऐसा कहीं न कहीं हम कुछ करते जरूर हैं। तो ट्रिब्यूट होता ही ऐसा था कि कोई अगर एडजेसेंट रूलर है, किसी रूलर से घबराया हुआ है, डरा हुआ है, तो समय समय पर उसे उपहार ले जाके दिया करता था। तो ये इंटरलैंड के जो लोग हैं, इन पे फिर रूलर आके अटैक न कर दे, उनको मार न डाले, इसलिए उसको ट्रिब्यूट प्रोवाइड कर देते। तो एक मीडियम ये हो जाता था। तीसरा मीडियम अगर फुलफिल होता था तो प्लंडर। प्लंडर मीन्स होता लूटना, जबरदस्ती किसी चीज को लूटना। तो क्या करते थे दिल्ली सुल्तान कि अपने वो फोर्टिफाइड एरिया से बाहर निकलते थे, गैरिसन टाउन से बाहर निकलते थे, और जरूरत होती थी तो इंटरलैंड पे जा करके जो जरूरत की चीजें उसको प्लंडर कर लेते थे, लूट लेते थे, और इस तरह से अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते थे। अभी अब देखो इसमें प्रॉब्लम आने लगी, कब तक चलता है, इसमें प्रॉब्लम तो है नहीं। तो कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अब ये दो चीजें देखें, सिंध में क्यों बनाया गया था। देखो हम दो चीज देखेंगे हिस्ट्री में, और क्लास 7 की हिस्ट्री में दो हम रूलर की बहुत ज़्यादा चर्चाएं करेंगे, स्पेशली जब हम दिल्ली सुल्तान पढ़ रहे हैं। वो है अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी डायनेस्टी का है ना, जलालुद्दीन खिलजी जो उसको फॉर्म करता है। फिल्म देखी होगी ना आपने, वो फिल्म अभी बहुत ही पॉपुलर थी, बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिल्म थी, पद्मावत। उसमें देखो अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले किया है किसी एक्टर ने, बहुत अच्छा किया है। तो आप वहाँ देखो एक खिलजी डायनेस्टी कैसे होती है। फिर एक दूसरे रूलर की बात पढ़ेंगे जिसका नाम है महमूद once again I call that name of the Muhammad no not Muhammad Ghori, yes I remember that one, मोहम्मद तुगलक। तुगलक डायनेस्टी का मोहम्मद तुगलक बहुत अच्छी चीज है। स्टूडेंट्स में आप देखोगे सोचे मोहम्मद तुगलक को जो है, चूंकि है वो वेल क्वालिफाइड, बहुत ही क्वालिफाइड वो रूलर होता है, और उसकी जो सोच होती है वो बहुत अच्छी होती है। पूरे आप दिल्ली सल्तनत में देखोगे तो सक्सेसफुली अगर मंगोल इन्वेजन से दिल्ली को पूरी तरीके से कंट्रोल भी करता और मंगोल को हराता भी है, वो सिर्फ एक रूलर है। वो कौन है? मोहम्मद तुगलक, जिसे हिस्टोरियंस ने एक पागल शासक कहा है। पागल शासक इसलिए कहा है क्योंकि उसके फैसले अजब गजब थे, अजब गजब नहीं थे, उसके चेंजेस हो गए। वो सोचा तो अच्छा, लेकिन उसकी किस्मत साथ नहीं थी, इसलिए कुछ हिस्टोरियंस इसको दुर्भाग्यशाली शासक कहते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो हिस्टोरियंस लिखते हैं, कोई पॉपुलर हिस्टोरियंस हैं, आई थिंक भंडारकर है, वो लिखते हैं कि जनता को मोहम्मद तुगलक से और मोहम्मद तुगलक को जनता से मुक्ति मिल गई। देखो एक तो दोनों का रिलेशन क्या कहना चाहते हैं, किस सेंस में हम लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मोहम्मद तुगलक और खिलजी के बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा कंसोलिडेट करते हैं दिल्ली सल्तनत को। मोहम्मद तुगलक पूरी तरीके से मंगोल इन्वेजन से रोक देता है, जो सिंध में गैरिसन टाउन बनाता है। तो हम वही करेंगे, सिंध में बनता है गैरिसन टाउन, बंगाल में बनता है गैरिसन टाउन, और दिल्ली में गैरिसन टाउन है। तो दिल्ली सुल्तान एक ही जगह रहने वाले हैं। तो बाकी गैरिसन टाउन में क्या है, या तो लोकल गवर्नर्स हैं या रूलर्स हैं, लेकिन उन पर कंट्रोल करना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, डिफिकल्टीज है। क्यों है? अब देखो आज तो है नहीं कि चलो भाई आज हमारे पास इतने कम्युनिकेशन के मीडियम माध्यम है, टेलीफोन तो है नहीं, मोबाइल तो है नहीं, बात कर ले हाँ क्या चल रहा है, ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और वो बता दें। ऐसा था नहीं, ऐसा भी नहीं था कि वो एरोप्लेन में बैठे और पहुंच जाए, नहीं है पॉसिबल। क्या होता था, रूट थे, लैंड रूट थे, जो कि बहुत समय लगता था। तो उसमें डिफिकल्ट जो है हो गया था कि कैसे इसको रोका जाए, तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अब डिफिकल्टीज क्या क्या थी, इनको कंसोलिडेट करने के लिए, इसे कम्युनिकेशन बनाने के लिए, और इन्हीं के कारण ही क्या करते हैं कि दिल्ली सुल्तान जो है अपने गैरिसन टाउन को कंसोलिडेट करते हैं, और कंसोलिडेट करते हैं तो दो गैरिसन टाउन के बीच के जो एडजेसेंट एरिया है, इसको हम क्या करें, हिंटरलैंड, इस पे कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इट्स वेरी एसेंशियल टू कंट्रोल द hinterland between two garrison town,
how this done by the Delhi Sultans, especially Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq, we are now going to tell you. So what is the problem or what were the difficulties to take the control in adjacent or 2 or more garrison town? What were the challenges? Number 1, rebellion by local governors. रिबेलियन विद्रोह जानो स्टेट पढ़ते ही हो, जैसे उनके पास स्ट्रेंथ होती है, जैसे उनके पास वेल्थ होता है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते हैं। तो एक चैलेंज तो ये था कि कम्युनिकेशन है नहीं, जाना पहुंचना मुश्किल है, तो हो सकता है कि जो गैरसैंण टाउन में उसका गवर्नर है वो दिल्ली सुल्तान के साथ रिबेल कर दे, अपने आप को कह दे नहीं मेरा है, आपको मैं आर्डर को नहीं मानने वाला हूं, मैं आपके अंदर में नहीं रहने वाला हूं, और अपने आप को स्वयं वहां का सुल्तान मान ले, रूलर मान ले। सेकंड क्या है? वार। अब युद्ध भी होता था। अब युद्ध क्या था? एक लिमिटेड एरिया, फोर्टिफाइड एरिया में वार होता था। थर्ड क्या है? बैड वेदर एंड कंडीशन, बैड वेदर कंडीशन, और इट क्रिएटेड डिफिकल्टी टू कम्युनिकेशन बिटवीन 2 garrison टाउन। कभी कभी अब बीच के रास्ते से जाना है, फ्लड आ गया, कुछ और वेदर कंडीशन हो गए, लैंडस्लाइड हो गया, तो फिर अब तो फोन है नहीं, मोबाइल तो है नहीं, ठीक है, टेलीग्राम तो है नहीं कि वो उससे कोई कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये चैलेंजेस थे। अब इसी को देखते हुए उन्होंने सोचा कि अब इस जो हिंटरलैंड हैं इनको भी कंसोलिडेट अपने रूल के कंट्रोल किया जाए, और उस नेक्स्ट आई मीन कि अगर दिल्ली है और बंगाल में जो गैरसैंण टाउन है उस पर भी कंट्रोल आप एक रूलर करना चाहता है, एक दिल्ली सुल्तान करना चाहता है, तो दिल्ली और बंगाल के बीच के जो एरिया है जिसको हिंटरलैंड कह रहे हैं उसको कैप्चर करना मस्ट है, और इसीलिए वो ऐसा करते हैं। होता क्या है? So consolidation of सल्तनत was very important। इसलिए इन डिफिकल्टी से बचने के लिए कंसोलिडेशन, पावर को एकाग्र करना, एक कंट्रोल में करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल हो जाता है। क्लियर? सो हाउ, कैसे होता है हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली का कैसे एक्सपेंशन होता है, विकास कैसे होता है, बढ़ता कैसे, फैलाव कैसे एक एम्पायर बनता है गैरसैंण टाउन से। सो एक्चुअली एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली डिपेंड ऑन द 2 फ्रंटियर। ये 2 फ्रंटियर पे वार होते हैं। नंबर 1 इंटरनल फ्रंटियर एंड द नंबर 2 एक्सटर्नल फ्रंटियर। देखो फ्रंट का मतलब होता है कि मौके या फिर कह सकते हो कि पक्ष पे, इंटरनल आंतरिक और एक्सटर्नल मींस बाहरी। तो उनका आंतरिक और बाहरी क्या है, ये 2 चीजें देखें। इंटरनल लेंस से देख सकते हो। सो इंटरनल फ्रंटियर क्या थे? ये इंटरनल फ्रंटियर क्या थे? वही हिंटरलैंड थे कि जो 2 या 2 से अधिक जो भी गैरसैंण टाउन्स हैं उनके एडजेसेंट एरिया तो उनके इंटीरियर ही अंदर ही है। तो सबसे पहले उन्होंने ये किया कि उस हिंटरलैंड को दिल्ली सल्तनत के अंडर में कंसोलिडेट करना शुरू किया, और उस गैरसैंण टाउन पे भी कंट्रोल अपने स्वयं को करने लगे। सो इंटरनल फ्रंटियर सल्तनत एम टू कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द गैरसैंण टाउन्स। गैरसैंण टाउन्स के जो हिंटरलैंड है उन पे अपना कंट्रोल स्थापित करने लगे। इसके लिए क्या हुआ? अब इतना आसान था नहीं, प्लेन तो है नहीं। हम कब पढ़ रहे हैं? 30th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो 30th सेंचुरी में आप देखोगे बहुत सारे चेंजेस थे। फॉरेस्ट थे, अब दिल्ली और बंगाल, अगर जो एरिया हम ले लेते हैं या दिल्ली और सिंध, तो क्या सोचते हो आज की तरह से प्लेन एरिया तो नहीं है, आज की तरह से रूट तो थोड़ी इतने डेवलप थे। तो क्या थे? फॉरेस्ट थे, रिवर्स थे, गंगा यमुना दोआब था। अब जो दोआब क्या होता है बाद में बात करेंगे। तो पहले इसके लिए वो हिंटरलैंड में कंट्रोल करने के लिए वे क्या करते हैं, स्पेशली फिर याद दिला रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी तो पूरे साउथ तंजौर तक पहुंच जाता है, तंजावुर तक कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कर भी लेता है। फिल्म में भी आपने देखा होगा। सो सल्तनत एम टू कंसोलिडेटिंग द इंटरनल हिंटरलैंड ऑफ द गैरसैंण टाउन, और इसके लिए क्या करते हुए
फॉरेस्ट वॉज क्लियर, जो जंगलें होती हैं उनको काट दिया जाता है। इन गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब के भी जो जंगल हैं, अच्छा दोआब क्या है, गंगा यमुना के जो फॉरेस्ट होते थे उनको क्लियर किया गया। क्यों किया गया, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे जानेंगे। सबसे पहले देखिए दोआब क्या होता है। दोआब एक्चुअली इट्स पंजाबी वर्ड, एक आप पंजाबी वर्ड कर सकते हो। दो मीन्स दो और आप मीन्स होता है वाटर, यानी दो नदियों के जो बीच की जगह है। सपोज कर लो कि गंगा ये बह रही है और यमुना यहाँ बह रहा है, तो इसके बीच का जो ये एरिया है वो लैंड है और इसमें फॉरेस्ट है और ये फर्टिलाइज है। आपने 6 में पढ़ा होगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सेटलमेंट हमारा कहाँ है, कहाँ है, तो बैंक ऑफ रिवर्स, नदियों के किनारे है। अब देखो काशी ले लो, काशी जो आज बनारस करते हो, क्यों है भाई, गंगा वहां से बनती है, देखो वहां का पॉपुलेशन कितना ज्यादा है, क्यों है, क्योंकि वहां पे रहने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिल रहा था, फर्टाइज लैंड हो रहा था। कोलकाता देख लो, हुगली है, क्यों है वहां पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, क्योंकि वे हुगली के किनारे हैं, वहां का लैंड फर्टाइल है और आसानी से एग्रीकल्चर हो सकता है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग बसना शुरू किए और हमारा सेटलमेंट होने लगा। तो दोआब भी यही है, ये एरिया, और ये बहुत फर्टाइल होता है। इस एरिया को ये दिल्ली सुल्तान क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे, साफ करेंगे। ठीक है, दोआब समझ में आ गया। गंगा और यमुना जो बह रही हैं उनके बीच की जो जगह है उसको हम दोआब कहते हैं, और ये बहुत ही फर्टिलाइज है, फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट को भी क्लियर कर देते हैं, साफ कर देते हैं, है ना, डिफॉरेस्टेशन करते हैं इसको। अब उसमें क्या है, वो हैबिटेट किसका है, तो फॉरेस्ट में ट्राइब कम्युनिटीज हैं या हंटर गैदरर्स हैं या पैस्टोरलिस्ट हैं, तो उनका हैबिटेट है। तो हंटर गैदरर्स और पैस्टोरलिस्ट को क्या किया जाता है, वहां से एक्सपायर किया जाता है, हटाया जाता है, उनकी जगह से हटाया जाता है कि तुम ये जगह छोड़ दो, जब फॉरेस्ट ही नहीं है तुम्हारे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, निकलो। अब ये क्या होता था, तो दिस लैंड वॉज गिवन टू पीजेंट एंड एग्रीकल्चर वाज इनकरेज्ड, और यह फर्टाइल लैंड क्या किया जाता है, पीजेंट को दे दिया जाता है, किसानों को दे दिया जाता है, और इनकरेज किया जाता है कि ये बहुत ही फर्टाइल है, आप ज्यादा ज्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चर करो। अब फ्री में नहीं दिया जाता है, एग्रीकल्चर होगा तो दिल्ली सुल्तान को क्या मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, टैक्स मिलेगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा वो रेवेन्यू लेगा। साथ ही अगर उसके हिंटरलैंड में ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो उनके सैनिकों को, उनके सोल्जर्स को आसानी से फूड प्रोवाइड हो जाएगा, जो कि आगे वो फ्रंट पे उनसे लड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एक्सटर्नल फ्रंटियर, एक्सटर्नल मींस बाहरी, और मुझे हम अब ये एक्सटर्नल फ्रंटियर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे ही आपकी वीडियो लंबी हो रही है, टिल देन हैव अ नाइस डे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होगी, यू मस्ट call me, tell me. If you have any suggestion, please give me without any hesitation. I hope you will consider it in my favor, as well as you must understand this one. Till then, have a nice day. Thank you.